लगभग 100 वर्ष पहले एक कार्य प्रारंभ हुआ जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और देखते देखते अब उसके 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और इस 100 वर्ष के शताब्दी वर्ष के निमित्त पूरे देश भर में इसके बारे में एक चर्चा हो रही है। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो चर्चा है वो लगातार ही होती रही, परंतु 100 वर्ष होते होते उसमें एक अंतर आया है, क्योंकि अब इस चर्चा में सामान्य नागरिकों ने भाग लिया है। और उसके सकारात्मक पक्ष को जानने समझने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। जहां भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, समाज जीवन के बहुत विभिन्न क्षेत्र के हर स्तर के लोग, हर प्रकार के लोग, ऐसे आह्वान जब भी होता है लोग आ रहे हैं और विस्तार से चर्चा हो रही है। एक जगह में गया था, लोगों ने कहा कि हमने बाकी लोगों से संघ के बारे में बहुत सुना, बहुत पढ़ा, क्या सही था क्या गलत था, तो अब हम लोग सीधा संघ के लोगों से सुनना चाहते हैं कि वास्तव में संघ क्या है और संघ की कल्पना क्या है। और इसलिए हम लोगों ने शताब्दी वर्ष में ये सोचा कि इसी विषय को लेकर समाज में पहुंचा जाए और संघ विचार की पृष्ठभूमि को लोगों के सामने रखा जाए। आज आप लोग भी इस चर्चा के लिए उपस्थित हुए, तो ये अपने आप में एक हर्ष की बात है। और इसी बात को मैं कुछ संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि जैसा संघ के वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी कहते हैं कि संघ का वर्णन कितना भी किया जाए वो एक अनुभूति का विषय है, और अनुभूति के बिना पूरी तरह संघ समझना ये कठिन है। फिर भी मैं अपने अनुभवों से आपको वो अनुभूति प्राप्त हो इसका कुछ प्रयास जरूर करूंगा। संघ के जो संस्थापक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। वैसे कोई भी कार्य बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है, तो संगठन को उसके व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। संघ ऐसा एक संगठन है कि जिसमें संघ का नाम तो सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन संघ के संस्थापक कौन थे, किन्होंने संघ को बनाया, किन्होंने आगे बढ़ाया, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वही डॉक्टर हेडगेवार जी जो संस्थापक थे, उनके संगठन कुशलता की विशेषता थी। हम मैनेजमेंट संस्थान में बैठे हैं, तो उनका जो तरीका था वो ऐसा था कि एक सतत रूप में चलने वाले समाज प्रक्रिया का विकास कर रहे थे वो। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के नाते उनके मन में कल्पना नहीं थी, एक पूरे समाज को संगठित करने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए, समाज को संगठित करने के लिए एक उद्देश्य के साथ, उद्देश्य भी एकता का उद्देश्य, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का उद्देश्य, जिसको हम हमारे संघ की प्रार्थना में परम वैभव बोलते हैं। तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लोगों सतत रूप में एकत्रित आते रहे और ये संकल्प लेते रहे, ऐसे कोई प्रक्रिया को उन्होंने बनाया। वैसे उनका जो जीवन है वो नागपुर के थे, महाराष्ट्र में एक शहर आता है नागपुर, वहां उनका जन्म हुआ था। और उनके बारे में हम लोग सब कहते हैं कि वो जन्मजात देशभक्त थे। मतलब किसी घटना प्रसंग से वो उनके मन में ये विचार नहीं आए, तो
बिल्कुल बाल्यकाल से उनके मन में विचार थे और इसलिए अपने स्कूल के जीवन से ही उनके मन में ये आग थी देश की, समाज की, देशभक्ति की। नागपुर में जहाँ रहते थे तो बाल्यकाल में उन्होंने देखा कि जो उनका घर है नागपुर में, जो भोसले राजा थे उनका जो महल है, बस उसके बाहर आते हैं तो उनका घर वहीं था। आज भी वहाँ उनका स्मरणार्थ वो घर वैसे के वैसे रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आप कभी जाएं तो देख सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ अंग्रेजों की सरकार आना मतलब क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि भोसले राजा अपने यहाँ जो पारंपरिक रीति से पूजा करते थे तो उनके भगवान के पूजा के जितने भी गहने थे वो ब्रिटिश सरकार की ट्रेजरी में रहते थे और जब उनको कोई पूजा या त्योहार होगा तब ब्रिटिश अधिकारी तय करता था कि कितने और कौन से गहने उनको कब देने हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह 10 बजे से पूजा है लेकिन गहने अभी नहीं आए तो पूजा के लिए प्रतीक्षा हो रही है। तो ये बाल्यकाल में ही, क्योंकि सब लोग जाते थे वहां देखने के लिए, तो बाल्यकाल से उसकी अनुभूति केशव के मन में थी, मतलब सौंदर्य संस्थापक डॉक्टर जी के मन में, कि हमारी धर्म और संस्कृति पर बाधा आई है ये आने से और इसलिए इस धर्म संस्कृति को पुनर्स्थापन करना है तो इसको इस पिछड़े से मुक्त करना पड़ेगा। और उनके जीवन में अभी ये इसका रूपांतरण जो है उनके पूरे व्यवहार में हम लोगों को दिखता है। अभी अभी कुछ दिनों पूर्व जब हम लोग पूरे देश में स्वाधीनता का 75 वर्ष मना रहे थे तो नागपुर में एक विद्यालय, आजकल उसका नाम धरोडे नगर विद्यालय है, उस विद्यालय में एक कार्यक्रम था, सभी लोग मना रहे थे स्वाधीनता का 75 वर्ष। उस कार्यक्रम स्कूल में जो प्रिंसिपल है उस मैडम ने वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। अब देखिए काल का चक्र कैसा होता है। ये वही स्कूल है जिसका नाम पहले नील सिटी विद्यालय था। उसी विद्यालय में विद्यार्थी के नाते डॉक्टर जी ने अपने सारे विद्यार्थियों के साथ मिलकर, अंग्रेज अफसर ने जब रिसले सर्कल लाकर वंदे मातरम बोलने के लिए मना किया था तो उन्होंने सबको संगठित करते हुए वंदे मातरम के नारे के साथ उनका स्वागत किया था और इसलिए उस स्कूल ने उनको निकाल दिया था। वो बड़ी लंबी कहानी है, टू कट शॉर्ट, स्कूल इन्होंने माफी नहीं मांगी तो स्कूल ने इनको निकाल दिया। तो चक्र कैसे पूर्ण होता है, वो उसके प्रिंसिपल को लगा कि ये हमारा स्कूल है, स्वाधीनता का 75 वर्ष हम मना रहे और हमारे यहाँ से एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से निकाल दिया गया था, तो उसका कुछ पापक चालन अगर करना है तो आज उन्होंने जिस संगठन को बनाया उसके वर्तमान सरसंघचालक को बुलाने से कुछ होगा और इसलिए उन्होंने बुलाया। तो अगर कोई काम बहुत नेकी के साथ शुरुआत उसकी की जाती है तो एक समय आता है चक्र पूर्ण होता है। तो डॉक्टर जी का जो संबंध था, मैं जब जन्मजात देशभक्त कह रहा हूं तो उनका संबंध ही राष्ट्रीय शब्द से था, इसलिए इस वंदे मातरम राष्ट्रीय एक मंत्र था, उसके साथ उनका स्कूल के समय में संबंध जुड़ गया और स्कूल से निकाले गए। वहां से निकले तो उन दिनों बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालय होते थे, उनका प्रवेश यवतमाल के राष्ट्रीय विद्यालय में। उस स्कूल को भी इनके ऊपर नजर थी क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था पूरा शहर के स्कूलों का, तो वो स्कूल की मान्यता ही रद्द होगी। अंततः जो सेंट्रल राष्ट्रीय बोर्ड उस समय के अपने 1993 में बनाया था उसके द्वारा वो परीक्षा पास हुए। फिर नागपुर के लोगों ने सबने उनको फंड इकट्ठा करके कोलकाता भेजा, वहां भी उनका संबंध राष्ट्रीय से जुड़ा रहा। नेशनल मेडिकल कॉलेज जो था वहां पर, उसमें उनका प्रवेश हुआ और फिर जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसमें भी वो रहे। और ये बालक ऐसे थे कि जब बस महज 12-13 साल के थे तब एक ही दिन प्लेग में इनके माता पिताजी दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि इनके पिताजी भी पौरोहित्य करते थे, कोई नहीं जा रहा था, लेकिन ये समाज की सेवा के लिए इनके पिताजी अंतिम संस्कार और बाकी सब विधि के लिए जा रहे थे उनके पास, क्योंकि कोई नहीं मिल रहा था। और इसलिए एक ही दिन इस बालक के माँ पिताजी चले गए, लेकिन कोई भी निराशा या कटुता न रखते हुए इनको ये और ज्यादा मुक्त होकर देश कार्य में लग गए।
क्योंकि वो उनका नेचुरल था। और ऐसे व्यक्ति जब नागपुर आए कोलकाता के बाद, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, आजकल की नहीं उस समय की, और फिर उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ किया। तो डॉक्टर जी जो थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के संस्थापक, उनका सतत रूप में इस राष्ट्र, राष्ट्रीयता, देश, देशभक्ति, अपना समाज, इससे उनका जो संबंध है वो पूरे जीवन का लगातार संबंध है। उनके जीवन का उद्देश्य ही वो था। इसलिए संघ का उद्देश्य क्या है ये समझने के लिए डॉक्टर जी का उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए संघ का जन्म ही उन्होंने इस राष्ट्र के लिए ही किया, इसलिए नाम भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा है। और ये कार्य जब प्रारंभ हुआ तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से प्रारंभ किया। आजकल जब हम इस सारी चर्चा को देखते हैं तो कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है। क्योंकि उन दिनों ये चर्चा थी कि भाई अगर कोई बड़ा काम करना है तो बड़े बड़े लोग लगेंगे, आम लोग क्या कर सकते हैं। हर कोई हिंदू सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने इस बहुत बड़े कार्य के लिए ये सोचा कि जहां सब लोग सोच रहे थे कि बड़े बड़े लोगों पर निर्भरता रखते हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, आम लोगों के, सामान्य लोगों की शक्ति पर विश्वास करते हुए उनको अगर हम संगठित करते हैं, उनको सक्षम करते हैं, तो उसके आधार पर भी राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको उस एक उच्च स्थिति पर ले जाया सकता है। और इसलिए उन्होंने शुरुआत ऊपर से नहीं की, उन्होंने सामान्य लोगों को संगठित करने से शुरुआत की। उन्होंने संगठन की शुरुआत किसी प्रचार तंत्र से नहीं की, केवल लोगों को अपने विचारों से अवगत करते हुए अपने संगठन का, विचार का प्रचार करने से उन्होंने संगठन प्रारंभ नहीं किया, जबकि वो प्रचलन में था। उन्होंने राजनीतिक दल भी नहीं बनाया, उन्होंने एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य व्यक्ति निर्माण था। और उन्होंने ये विचार किया कि अगर इस समाज में, अगर इस समाज को आगे बढ़ाना है तो जीवन के हर क्षेत्र में जो पूरी निष्ठा के साथ, अपने स्वयं के अनुशासन के साथ समाज में अगर कार्य करते हैं तो समाज में एक उचित परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसलिए ऐसे लोग अगर तैयार होने हैं तो वो किसी रोजमर्रा की राजनीति में वो तैयार नहीं हो सकते। और इसीलिए उन्होंने एक स्वतंत्र नई व्यवस्था बनाने के सोचा और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। आज जिसको हम शाखा के रूप में जानते हैं कि आए दिन अपने मोहल्लों में हम देखते रहते हैं कि 1 घंटे चलने वाली शाखाएं, जहां अलग अलग आयु के लोग अपने अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस में एकत्रित आते हैं, खेल खेलते हैं, कभी अनुशासन का परेड करते हैं, कभी वो एक साथ बैठकर गीत गाते हैं, और अंत में संघ की एक प्रार्थना करते हैं जिसमें राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए स्वयं को तैयार करने का संकल्प होता है। तो ये एक सामान्य सी ऐसी पद्धति उन्होंने बनाई और जिसके माध्यम से ऐसे लोग तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए संघ का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो तामझाम के साथ नहीं शुरू हुआ। कई लोग सोचते हैं कि संघ की प्रकृति ऐसी क्यों है, क्योंकि जो बीज की प्रकृति है उसका रूपांतरण है। तो संघ का कार्य ही बहुत शांति से डॉक्टर जी के घर में 17 नौजवान लोग एकत्रित आए और उन्हें सोचा कि ऐसा कोई कार्य हम लोगों को कर रहा है। धीरे धीरे आराम से संगठन का नाम 6 महीने बाद तय किया, उसके बाद प्रशिक्षण शुरू किया, फिर सोचा कि फिजिक, शारीरिक, बौद्धिक सब क्रम होना चाहिए, फिर शाखा प्रारंभ हुई और आज एक शाखा प्रारंभ हुई थी। वो शाखा का आज लगभग जो स्वरूप है पूरे देश में, लगभग 88,000 से ज्यादा दैनिक चलने वाली शाखाएं देश में चलती है। और उसके अलावा भी साप्ताहिक, मासिक और प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा लोग जुड़ने का एक बहुत एक लंबा सिलसिला देश भर में चल रहा है। ये जो कार्य प्रारंभ हुआ और एक शाखा के द्वारा क्या परिणाम होता है,
एक शाखा जब किसी मोहल्ले में किसी जगह प्रारंभ होती है तो धीरे धीरे वहां ऐसा एक संच प्रारंभ होता है जो स्वयं को अनुशासित बनाने के लिए प्रयास करता है, स्वयं को देश समाज के बारे में जिनकी अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास करता है, देश को एक राष्ट्रीयता के साथ, एक स्वाभिमान के साथ देखने का, समझने का प्रयास करता है। और केवल ये वैचार की शक्ति नहीं, उसको क्रिया शक्ति में भी बदलता है। वो स्वयं के साथ साथ अपने समाज का विचार करने लगता है और धीरे धीरे ये स्वयंसेवक अपने मोहल्ले की चिंता करने लगते हैं, मोहल्ले से संपर्क रखते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, अच्छी गतिविधि करने के लिए प्रयास करते हैं, कभी कोई संकट हो तो उसमें सहभागी होते हैं। जहाँ शाखा होती फिर वहां शांति होती है, सज्जन लोग अच्छे से रह सकते हैं, जो गलत काम करते हैं उनको भय रहता है, जो धर्म को हानि पहुंचाते हैं उनको भय रहता है, जो धर्म का पालन करते हैं उनके लिए रक्षा होती है। ये जो एक शाखा का स्वरूप, जहां शाखा पहुंचती है, धीरे 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 वहां उसका एक स्वरूप बनता है और पूरे समाज पर उसका प्रभाव होता है। धीरे धीरे स्वयंसेवक का जो भाव है समाज के प्रति इस तरीके से कार्य करने का, उस भाव का भी प्रसार समाज में होता है। इसलिए शाखाएं भले ही कम बढ़ती हो, लेकिन शाखा में कम लोग आते हो, यानी समाज की लोक संख्या की तुलना में एक शाखा में 20 लोग आते हैं, 25 लोग आते हैं, लेकिन उस भाव का प्रसार धीरे 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 पूरे समाज में होता है और धीरे धीरे लोग स्वयं पूछने लगते हैं कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो 100 वर्ष में अगर कोई यह शाखा की उपस्थिति के कारण बदलाव हुआ होगा तो ये बदलाव है कि जहां लोग कहते हैं कि शाखा से क्या होगा, ऐसे कुछ लोग आने से क्या होगा, और यहाँ क्या होगा। आज समाज में ऐसे लोग को देख कर, उनके कार्य देखकर समाज में ये भाव जागृत हो रहा है कि अगर ये शाखा हमारे यहाँ भी होगी या ऐसा स्वयंसेवक हमारे यहाँ होगा तो हो सकता है हमारे यहाँ की भी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर भी अच्छे कार्य करने के लिए लोग आगे आ जाएंगे। जब संघ प्रारंभ हुआ तो समाज में एक बात थी कि हिंदू क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, क्योंकि हमारा राष्ट्र तो पुराना है, बहुत पुराना है, हजारों वर्षों का है, परंतु हमारे देश में पिछले 1000 वर्ष में जो हुआ और फिर उसके बाद अंत के 200 वर्षों में जो ब्रिटिश शासन के पद्धति में हुआ, और उसके में सबसे बड़ी अगर कोई कमी आई होगी तो वो हमारी एकता में कमी आई। हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं, हमारे समाज की जो रचना है उसके संदर्भ में हमारा विस्मरण बढ़ता चला गया, हमारी धारणाएं बदलती चली गई और इस कारण से बहुत सारी गलत धारणाएं स्थापित होती चली गई। और इसलिए बहुत मतलब देश स्वतंत्र होना चाहिए, परंतु इस देश को आगे कैसे बढ़ना है भविष्य के संदर्भ में बहुत सारी बातों का प्रभाव, दुनिया भर में जो बातें चल रही उसका प्रभाव हमारे देश के लोगों पर, नेतृत्व करने वाले लोगों पर भी बहुत बड़ी मात्रा में आया। और इसलिए डॉक्टर जी के मन में था कि ये पूर्णतः शुद्ध रूप से, इसलिए जहां लोग इस डिबेट में थे कि ये राष्ट्र क्या है, कुछ लोग कहते थे ये मिलीजुली संस्कृति है, भारत तो अलग अलग रहा, कभी एक ही नहीं रहा अंग्रेजों से पहले, या हिंदू अगर हम बोलेंगे तो वो कम्युनल हो जाएगा, वो राष्ट्रीय नहीं हो सकता, राष्ट्रीय होगा तो सब मिला के बोलेंगे तब वो राष्ट्रीय होगा। ऐसे समय में डॉक्टर जी ने घोषणा की कि मैं राष्ट्रीय कहता हूं और मेरा राष्ट्रीय का मतलब है ये हिंदू राष्ट्र है, मेरा राष्ट्रीय का मतलब हिंदुत्व है, ये उन्होंने डंके की चोट पर ये उन्होंने घोषणा की। ये उनकी घोषणा कोई राजनीतिक घोषणा पत्र नहीं था, ये एक सांस्कृतिक उद्घोष था हजारों वर्षों के राष्ट्र का, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। जो हिंदू धर्म, जो हिंदुत्व हजारों साल पहले धीरे 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 आजकल की भाषा में ऑर्गेनिकली विकसित हुआ,
अचानक नहीं हुआ, किसी की घोषणा से, किसी के जन्म से। काल के प्रवाह में, अनुभवों से, साधना से तप कर वो तैयार हुआ। और ये तब तैयार हुआ जब दुनिया में कोई रिलीजन्स ही नहीं थे, कोई रिलीजन्स ही नहीं थे। तो वो था ही उसका जन्म पूरे मानव और सृष्टि के कल्याण के लिए, उसका उद्देश्य ही वो था। परंतु आधुनिक समय में जब भारत कमजोर हुआ और दुनिया को जो अनुभव आए, यानी उदाहरण के तौर पर जब जीसस का जन्म हुआ और उसके बाद कुछ वर्षों में ही जब चर्च की स्थापना हुई, तो चर्च ये राज्य करने के लिए बनाया गया था, फॉर द पॉलिटिकल पावर। और इसलिए वर्षों तक चर्च का ही राज, पूरे जहां जहां क्रिश्चियनिटी पहुंच रही थी वहां युद्ध हो रहे थे, और युद्ध के बाद चर्च की स्थापना होकर चर्च के द्वारा ही राज्य का संचालन हो रहा था। और उसके कारण जो घालमेल हुआ, आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है, उस मार्ग में राजनीति आ गई, और उस कारण से जो मनमानी के अनुभव लोगों को आए, और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें सुख शांति से जीना है तो ये जो रिलीजन है इसको यहां से आउट कर। इस्लाम में भी मोहम्मद साहब जाने के बाद जो खलीफा बने, तो खलीफाओं के एक दूसरे को उन्होंने लोगों ने मारा, यानी पूरी राजनीतिक जो सीट ऑफ पावर खलीफा बनी, जिसकी आज भी लड़ाइयां चल रही है उसी पर, कभी तुर्क, कभी कौन सा खलीफा कहां से, अभी भी चल रहा है दुनिया में। तो जो उसके नाम पर जो राजनीति आई और उसके बाद जो तंत्र बना, तो वहां के लोगों ने भी अपने खलीफा राज को समाप्त कर दिया। तो ये जो दुनिया में अनुभव आए और जिसका परिणाम कम्युनिस्ट पर विचार पर भी हुआ, जो नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आई, उसने भी ये सोचा कि देश में अगर कुछ परिवर्तन करना है वो राजनीति से होगा, सीट ऑफ पावर से होगा। और उन्होंने भी एब्सोल्यूट पावर की कल्पना सामने रखी। और इस कारण से, या जिन्होंने आधुनिक समय में अपने राज्य नेशन स्टेट बनाए, उन्होंने भी यही कल्पना रखी। और इसलिए उनके नेशन स्टेट से कभी हिटलर जन्मे, कभी पूरे दुनिया पर कॉलोनी बनाने वाले ब्रिटिश जन्मे। तो ये पूरे दुनिया में ऐसा अनुभव आया, और इसी कारण से हमारे देश में जब उन्होंने उस फ्रेम को लगाया, तो हमारे देश के लोग भी धीरे धीरे उन रिलीजन्स के साथ अपने हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को समान रूप से मानने लगे। वहां की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे हैं। उसने एटम बॉम्ब डोलने वाली डेमोक्रेसीज बनाई, जो नेशनलिज्म के नाम पर लोगों को गुलाम करने वाली सरकारें देखी, नेशनलिज्म के नाम पर दूसरे रिलीजन्स के लोगों को मारने वाले रिलीजन्स देखे, और उस सारी फ्रेम को हमारे देश के लोगों के दिमाग में भी डाल दिया गया। और इसी कारण से लोग जब संघ की स्थापना होने के बाद अभी तक लोग पूछ रहे थे कि धर्म का हमारे विज्ञान में, हमारे इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, हमारे मैनेजमेंट साइंस में उसका क्या मतलब है, पूछ रहे थे क्यों चाहिए। अब देखिए 100 वर्ष, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी थे जिन्होंने पहले ही दिन संघ स्थापना के समय उद्घोष किया कि ये राष्ट्र हिंदुत्व से जुड़ा है, इसका ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुत्व के आधार पर ही ये राष्ट्र फिर से खड़ा हो सकता है। आज जब हिंदुत्व की वो परिभाषा धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है दुनिया भर में, तो वो योग ले रहे हैं, चाहिए बोलते हैं योग। भारत में लोग पूछ रहे कि मैनेजमेंट में भी गीता के प्रिंसिपल्स पढ़ाना है, बोल रहे हैं, सब लोग बुला रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जीवन मूल्य अगर चाहिए तो धर्म आना चाहिए, धर्म के अनुसार चलने वाले लोग चाहिए, हिंदुत्व आना चाहिए, संघ यहाँ भी आना चाहिए। तो डॉक्टर जी की दृष्टि जो व्यापक थी, जिसका परिणाम स्वरूप इस बात को ऊपर, लेकिन संघ की प्रक्रिया बहुत आसान थी। संघ के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने सामान्य रूप से इस बात को समझा। जो सामान्य व्यक्ति, हमारे यहाँ क्या होता है कि सामान्य परिवार में हमारे हर परिवार का एक संकल्प रहता है कि हमारे घर में अच्छे संस्कार होने चाहिए, उसको श्रद्धावान बनना चाहिए, जानवरों के, पशु पक्षी, फूल पेड़ सबके प्रति उसका भाव बहुत संवेदनशील होना चाहिए, और समाज के प्रति सेवा करने का उसका भाव होना चाहिए। महिलाओं के प्रति पुरुषों का
अच्छा सम्मान का भाव होना चाहिए। ये हर परिवार में एक महत्व का आकांक्षा रहती है और उस प्रकार से हमारे देश में करोड़ों परिवार रोज प्रयास करते हैं, आज से नहीं पीढ़ियों से करते हैं। इसलिए संघ का विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि इस बात को सार्वजनिक मंचों पर कोई बोल नहीं रहा था, कोई उसको ओन ही नहीं कर रहा था। ये करोड़ों लोगों के मन की बात थी जो बिल्कुल दबाई जा रही थी। डॉक्टर जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके उस बात को एक प्लेटफॉर्म दिया और उस बात को डंके की चोट पर बोला। जब लोग बोल रहे थे कि राम मंदिर ये कम्युनल है, तब संघ ने कहा कि नहीं, राम ये देश को जोड़ने वाला है, यूनिफाइंग फैक्टर है, डिवाइडिंग फैक्टर नहीं है। हमारे देश का वो परिचय है, आइडेंटिटी है हमारी। 30-40 साल डिबेट चली, डिबेट के बाद अब देश में सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, राम हमारी आइडेंटिटी है और राम मंदिर अयोध्या में होना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय थे और इसलिए संघ ने जैसे जैसे संघ के शाखाओं का विस्तार हुआ, धीरे धीरे समाज जीवन के हर क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने जाना प्रारंभ किया कि देश की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। समाज के सभी लोग हम एक है, हिंदू एक है। हिंदू एक है तो फिर ये जो जाति के नाम पर विभेद होता है उसके बारे में हमें कुछ करना पड़ेगा, पूरे समाज को करना पड़ेगा, केवल राजनीतिक घोषणाओं से नहीं होगा। सरकारी योजनाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल उससे सामाजिक जो बंधुभाव है उसमें उसका जो कार्य होना है वो समाज को ही करना होता है। और इसलिए ऐसे कई सारे विषयों को संघ के स्वयंसेवकों ने अपने हाथ में लिया। सामाजिक समरसता, समाज के सभी संतों को सब लोगों से संपर्क करते हुए एक मंच पर लाकर श्री गुरु जी जो संघ के द्वितीय संघ चालक जी थे, उन्होंने सबको एकत्रित लाया और ये बात वहां पर घोषणा हुई कि हमारे समाज में जो भेदभाव हो रहा है उसमें हमारे शास्त्रों का कोई आधार नहीं है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उडुपी के विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में जब सारे लोग एकत्रित आए और उन्होंने उसके पूर्व और उसके बाद के सम्मेलन में ये बताया कि हिंदवा सोदरा सर्वे, ये बात उन्होंने बताई, न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? और सभी हिंदू हम लोग हैं तो हम ही एक ही माँ के उधर से आए हुए हैं, इसलिए हमारा संबंध बंधु भाव है हमारा। ये जो बात और इस भेदभाव को शास्त्र का कोई आधार नहीं है। तो ऐसे इस तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में जाकर स्वयंसेवकों ने कार्य प्रारंभ किया और इसलिए ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय थे समाज के सामने, मुझे याद है कि बहुत समय पहले ये बात उठी जब सुनामी आया था तमिलनाडु में। आज से लगभग मुझे लगता है 20-25 साल पहले की बात है, शायद 98 या ऐसे कुछ। आजकल गूगल है, बाद में देख लीजिएगा कौन सा वर्ष है। तो सुनामी जब आया तमिलनाडु में तो उस समय वहां चर्चा चली कि भाई अब रिहेबिलिटेशन और रिलीफ वर्क करने के लिए कौन सी संस्था को नोडल एजेंसी बनाया जाए। तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं है हमारे तो यहाँ के, तो वर्ल्ड विजन को उन्होंने नोडल एजेंसी बनाया। वर्ल्ड विजन आप जानते हैं कि पूरी विदेशी संस्था है जो मिशन के काम में लगे रहते हैं, कन्वर्शन के काम के लिए मदद भी करते हैं, क्योंकि वही लोग स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते, तो वही लोग कर पाएंगे। उस समय संघ और अलग अलग प्रकार के जो अपने मठ मंदिर के महाराज लोग, संत जो संस्था चलाते, वो सब मिलकर उन्होंने कंसोर्टियम बनाया और उसके द्वारा फिर उन्होंने सरकार को कहा कि हम भी कुछ काम करेंगे। परंतु ये कार्य चलता रहा और आपको याद होगा कि जब ये कार्य चलता है कि हिंदू समाज, ये देश के लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी ले। इस बार जब कोरोना हुआ तो ये 20-25 साल में परिस्थिति बदली, किसी को वर्ल्ड विजन की या मिशन के काम की याद भी नहीं आई और पूरे समाज ने इसके लिए पहल की। संघ की सेवा भारती और संघ के प्रेरित स्वयंसेवक संगठन तो लगे ही थे, परंतु समाज के कितने सारे संस्थाएं, मठ, मंदिर, पूरे सब लोगों ने मिलकर इस कार्य को और इसलिए संघ के स्वयंसेवकों ने ये बात समझकर कि समस्या का समाधान 2 तरीके से होगा, इसलिए जो स्वयंसेवक बने उन्होंने 2 बातें समझी। एक
कि दृष्टि हमारी अखिल भारतीय होनी चाहिए। हमारी सबकी पहचान है, हमारी अपनी एक भाषा है, हम किसी प्रदेश के हैं, हम हो सकता है कि हम माने न माने किसी जाति से है, हम किसी प्रोफेशन से है, परंतु सबसे ऊपर हमारी एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है, वो राष्ट्रीय है। हमारी इस जीवन मूल्य धर्म परंपरा से जुड़ी हमारी आइडेंटिटी है, और इसलिए एक अखिल भारतीय दृष्टि। और दूसरा, काम करने का तरीका, काम करने का तरीका रचनात्मक होगा, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं। हम झारखंड में बैठे हैं, बहुत सारे विषय हैं। किसी ने कहा कि यहाँ जनजाति अलग है, बाकी समाज अलग है, परंतु हम सब एक ही है, क्योंकि हम सभी निसर्ग पूजा को मानते हैं और हम सब एक ही परंपरा से आए हैं। फिर वही बात है कि जहाँ अलग अलग लोगों ने जाकर अलग अलग लोगों पर अत्याचार किए और अलग अलग लोगों को समाप्त किया, जेनोसाइड्स किए, वो इतिहास उनका होगा, हमारा वो इतिहास नहीं है। हम सब लोग जंगल से गांव में, गांव से शहर में आए, आज भी वो प्रक्रिया चल रही है। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये बात समझ में आए लोगों को। वनवासी कल्याण आश्रम का प्रारंभ हुआ, ये बात लगातार लोगों के समझ में आए, इसलिए ऐसे कई सारे कार्य प्रारंभ हुए। आज ये बात भी ध्यान में आती है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, प्रदेश बनते चले गए, बहुत सारे प्रदेश थे, बहुत सारी राज्य व्यवस्थाएं थी, बहुत सारे एक हम अनुभवी राष्ट्र है हम लोग। जिन प्रश्नों का सामना दुनिया अभी कर रही है, उन प्रश्नों को समझकर, खा पी कर हम लोग उसके समाधान ढूंढकर आए हुए राष्ट्र है। इसलिए इसकी समझ जितनी बढ़ेगी उतने हम सॉल्यूशंस हमारे होंगे, प्रॉब्लम्स हमारी, सॉल्यूशंस भी हमारे होंगे। तो जब संघ स्वदेशी कहता है तो उसका मतलब यह है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से देखें। हो सकता है कि उनके सॉल्यूशंस उनके लिए ठीक होंगे। छोटी सी कोई चीज लेनी है तो हम अपने स्वाद के अनुसार लेते हैं ना। आजकल वो यूट्यूब में या सॉफ्टवेयर्स में सब जगह होता है ना, कस्टमाइज, टेलर्ड बनाते हैं ना। क्यों? आपके लिए क्यों चाहिए आपको? तो इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने, संघ के एक प्रचारक थे और बाद में जनसंघ के अध्यक्ष बने, उन्होंने दो शब्दों का उपयोग किया था, देशानुकूल और युगानुकूल। कि भाई जो भी आप पुरानी चीज लेंगे वो आज वैसे के वैसे उपयोग नहीं कर सकते, उसको युगानुकूल बनाना पड़ेगा, आज के युग के अनुसार, कस्टमाइज। और दुनिया भर की कोई भी चीज आप ले सकते हैं, लेकिन उसको देश के अनुकूल बनाना पड़ेगा, मतलब फ्रेंडली, हमें जो हमारे लिए पाच्य, हम डाइजेस्ट कर सके वैसा बनाना पड़ेगा। और इसलिए ये सारा दौर जो है 100 वर्ष की संघ की यात्रा का बड़ा कठिन भी रहा। इसलिए संघ को न समझने के कारण, संघ को कभी किसी ने राजनीतिक कॉम्पिटिटर समझा, इसलिए जब संघ के स्वयंसेवक देश के विभाजन के बाद हिंदू समाज की रक्षा और सेवा में लगे थे, और इसके कारण समाज में पॉपुलर भी हो रहे थे, जिन्होंने विभाजन किया वो अनपॉपुलर हो रहे थे। तो राजनीतिक एक कॉम्पिटिटर समझने की भूल करने के कारण संघ पर पाबंदी लगी, परंतु संघ तो अपने कार्य में लगा था। तो बाद में बहुत सारे सत्याग्रह हुए, बहुत सारे अत्याचार भी झेलने पड़े, परंतु बिना शर्त वो राजनीतिक कारण से जो पाबंदी लगी थी वो हट गई। संघ फिर से अपने आगे बढ़ा। अब देश में जब भ्रष्टाचार और मनमानी चलने लगी तो देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ, विद्यार्थियों का आंदोलन था इसके खिलाफ। फिर वो आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवक उतरे, संघ पर पाबंदी आई, देश में आपातकाल लगा, परंतु पुनः लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संघ ने अपना संपूर्ण शक्ति को लगाया, पर्दे के पीछे रहकर पूरी शक्ति को लगाया। परिणाम स्वरूप देश में पुनः आपातकाल हटा, पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, और संघ के स्वयंसेवक पुनः अपने बैक टू बेसिक्स, अपनी शाखा के कार्य में लग गए। तो यही बात है कि जब जब राष्ट्र जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं, संघ नित्य रूप से अपने शाखा और व्यक्ति निर्माण के कार्य में ही लगा है, परंतु ये सारा कार्य ही राष्ट्र के लिए हो रहा है।
इसलिए राष्ट्र के सामने जब भी कोई ऐसा संकट हो, जब भी कोई आवश्यकता हो, संघ वहां है। सामाजिक समरसता के लिए समाज में कोई विभेद पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए संघ है। अगर हमारे देश के लोगों की जो अस्मिता है, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर, और कोर्ट कह रहे की प्रायोरिटी नहीं है, मीडिया कह रही है कि ये कम्युनल है, पॉलिटिकल पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर उल्टी बात कर रही है, और समाज के सब लोगों में एक बड़ा संघर्ष का समय चल रहा है, उस समय संघ ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। आपातकाल आया, संघ ने शक्ति लगाई। देश में जब अपने मतों के लिए लोग पॉपुलर स्टैंड ले रहे थे और यहाँ तक कि अपीजमेंट के नाम पर आतंकवाद का, अलगाव का, इसका भी समर्थन कर रहे थे, तब संघ ने कहा कि इस देश में अलगाव, आतंकवाद, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म जैसी झूठी बातें नहीं चलेंगी। और इसलिए संघ ने स्टैंड लिया कि हाँ, घुसपैठ का हम विरोध करते हैं, अवैध घुसपैठ। हम आर्टिकल 370 हटाने की मांग करते हैं, पीएफआई जैसे संगठन को बैन करने की मांग करते हैं, नक्सली और माओवादी के नाम पर चलने वाली हिंसा का विरोध करते हैं, लालच देकर या लोगों की मजबूरी का फायदा लेकर या झूठी बातें फैलाकर मतांतरित करने का, उनको मिशन के द्वारा मतांतरित करने के जो खेल है उसका विरोध करते हैं। अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर यहाँ के सरकार की नीतियों को या हमारे उद्योग जगत की नीतियों को मैनिपुलेट करने का कोई प्रयास करते तो संघ ने स्वदेशी के उद्घोष का समर्थन किया। इसलिए संघ की जो पूरी शक्ति है वो आधुनिक समय के, वर्तमान समय के जो चैलेंजेस है उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने लगातार अपनी शक्ति लगाई है। और संघ क्योंकि 5 साल के साइकिल्स में काम नहीं करता है, संघ शताब्दियों के लिए एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। देश की सेवा के लिए संघ की स्थापना हुई है और उस व्यापक उद्देश्य के कारण संघ हमेशा बिना किसी तात्कालिक स्वार्थ में न फंसते हुए राष्ट्रहित में जो बात होगी उसको मजबूती के साथ कहने वाला जो समूह है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और आज बहुत लगातार ये जो कार्य का विस्तार हुआ है उसके चलते समाज जीवन के ऐसे जो विभिन्न विषय है उन विषयों में समाज की सक्रियता बढ़े। केवल स्वयंसेवकों के भरोसे कोई भी देश परिवर्तन नहीं कर सकता, तो वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु संपूर्ण समाज जब इस कार्य को अपने हाथ में लेता है और समाज की अपनी व्यवस्थाएं बनती है, एक संगठन नहीं तो संपूर्ण समाज अपनी व्यवस्थाएं बनाता है, अपने प्रश्नों को उठाता है, तो वो वास्तव में समाज की एक कल्पना है, आदर्श समाज की कल्पना है। और इसलिए एक सशक्त ऐसा एक समाज निर्माण हो, इस कल्पना से संघ सतत रूप से लगा हुआ है और इसके लिए समाज के सभी लोगों की पहल अत्यंत आवश्यक है। और विशेष रूप से जो समाज में किसी न किसी स्तर पर इस बात को समझते हैं, किसी न किसी समूह में नेतृत्व करते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं, उन लोगों को उस सारी शक्तियों का एक सिंक्रोनाइजेशन, एक समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। समाज जब संघ के 100 वर्ष हुए तो ये बात बहुत सुख की अनुभूति देने वाली है कि जब संघ प्रारंभ हुआ तो संघ के कुछ चयनित छोटी संख्या में स्वयंसेवक ही ये बात कर रहे थे। आज पूरा देश भारत माता की जय जयकार करने में संकोच नहीं कर रहा है। जब प्रारंभ हुआ तो जय श्री राम बोलने में भी लोग संकोच करते थे और पूरा देश जय श्री राम बोलने में संकोच नहीं कर रहा है। और देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, सारा हिंदू समाज अपने धर्म संस्कृति के प्रति एक स्वाभिमान के भाव के साथ खड़ा हो रहा है और केवल दर्शक नहीं तो प्रत्यक्ष सहभागी होने का एक मानस पूरे समाज में विकसित हुआ है। और मुझे अगर कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा अच्छा विषय 100 वर्ष के बाद संघ को क्या लगता है, तो मैं कहूँगा कि जब चले थे तो केवल कुछ स्वयंसेवक थे और अब पूरा समाज इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए साथ में
चल रहा है और स्वयंसेवक भी तैयार है कि समाज के नाते जो भी कार्य हाथ में लिए जाएंगे, निश्चित रूप से स्वयंसेवक उस कार्य में सबके साथ रहेगा। ये जो स्थिति है, मुझे लगता है कि ये एक सुख की अनुभूति है कि जिस उद्देश्य के साथ कि समाज का मन बन जाए, समाज की इच्छा बन जाए कि ये काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समय ज्यादा लगा या कम लगा, इसका हिसाब तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि राष्ट्र के इतिहास में 100 वर्ष ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक मनुष्य के जीवन में 100 वर्ष काफी बड़ी आयु होती है। और इसलिए डॉक्टर जी का जो प्रिंसिपल था, उनको पता था कि एक व्यक्ति के जीवन में इतने बड़े और पुराने राष्ट्र में जो परिवर्तन लाने हैं वो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बड़ा है, जितनी समस्याएं उत्पन्न हुई वो भी बहुत गहरी है। और इसलिए आज मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है। और इसलिए संघ ने शताब्दी के निमित्त एक आह्वान किया है पंच परिवर्तन का। अपने इस शब्द के बारे में शायद आजकल मीडिया में काफी बार ये बोला गया और इसलिए आपने इसके बारे में सुना होगा। पंच परिवर्तन एक सूचक है, एक सूचक ऐसा अभियान है जो केवल संघ का नहीं है, तो सभी समाज के सभी लोग, सभी प्रकार की संस्थाएं, शैक्षिक, सामाजिक, बिल्कुल छोटे छोटे समूह, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स, इन सब ने मिलकर इस बात को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। और इसलिए इस शताब्दी के निमित्त ये पंच परिवर्तन का आह्वान समाज के सभी लोगों के सामने रखने का संघ का संकल्प है। देखिए, अब पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। अभी जितनी भी राजनीति अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, उसमें भी भारत का एक नए प्रकार का स्थान पहले की तुलना में उभर कर आ रहा है। और ऐसे समय में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो केवल तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़कर नहीं होगा, तो उसके लिए पूरे समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। एक अगर ऐसा भारत बनने वाला है जिसके पास ये सारा साधन जुटाएंगे हम लोग, तो उस समय हमारी प्रवृत्ति भी अच्छी रहे, समाज के नाते हमारी एकता भी अच्छी रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए समाज में वो प्रवृत्तियां, उसके लिए पूरे समाज को प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग बचपन से वो अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनते थे कि बड़ा अच्छा संगठन उन्होंने बनाया, एकत्रित आए, लेकिन जैसे ही खजाना लूट गया तो फिर उनका स्वार्थ आ गया और फिर सारा विवाद हो गया। तो जो अच्छे लोग होंगे, सात्विक प्रवृत्ति अगर होगी, उनकी एकता रह सकती है लंबे समय तक। इसलिए संघ में बोलते हैं कि हमारे सभी महान लोगों ने चारित्र निर्माण पर भर दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा संघ में भी व्यक्ति निर्माण पर बहुत जोर लगाया है। और इसलिए क्योंकि अच्छे लोग होंगे तो वो अपने स्वार्थ पर नियंत्रण कर पाएंगे और तभी वो दूसरों के बारे में सोचेंगे और तभी एकता संभव है। अन्यथा अगर वो नहीं है तो फिर परिवार में भी वो एकता रखना कठिन हो जाता है। और इसीलिए इस भाव को, आजकल किसी को आयन तक पहुंचना है तो बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब लोग समझते हैं कि अच्छा व्यक्ति बनना 2 दिन में हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले पढ़ाई कर ले, करियर बना ले, फिर अच्छा व्यक्ति भी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्रिकेटर भी बनना है, बैडमिंटन में आगे जाना है तो बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो संघ की यही मान्यता है कि अगर अच्छे व्यक्ति बनना है देश में, तो केवल संघ शाखा में नहीं, तो हर परिवार में बचपन से, ये बच्चों के बिल्कुल छोटे हैं तब से ये प्रयास हर परिवार को करने पड़ेंगे। इसलिए संघ ने पहला आह्वान किया है कि कुटुंब प्रबोधन का, कि परिवार में हमारे रिश्ते अच्छे रहे, हमारे परिवार में संस्कार अच्छे रहे, धर्म की, संस्कृति की पहचान हमारे घर में बने, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कर्तव्य अपने परिवार में बने। तो कम से कम समाज संवाद जो है वो परिवार में होना आवश्यक है। आजकल जो बात सामान्य थी वो बात भी कठिन है। सब मोबाइल साइड में रखकर सप्ताह में 1 दिन 2 दिन भोजन करना, ये भी इतनी आसान चीज नहीं है। शांति से देश की, कुटुंब की बातें करना, 2 घंटे कम से कम सप्ताह में 1 बार, हो सके तो 2 बार, और सभी लोगों से जुड़ना। ये कई बार बच्चे बड़े होने पर लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो तब बड़े होने पर ध्यान देने से और उनके साथ झगड़ा करने से कन्फ्लिक्ट ही होगा। अगर वो बहुत छोटे हैं तब से उनको उस प्रकार से ढालेंगे तो अच्छा होगा। और इसके लिए क्वालिटी टाइम पूरे परिवार का लगना बहुत जरूरी है। तो बातें बहुत छोटी है, लेकिन मुझे लगता है फिर से भारत
वही बातें उठा रहा है जो केवल भारत के लिए नहीं, आप दुनिया में किसी के साथ भी बात करेंगे, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ दुनिया भर के लोगों से, सब बोलते ये आपका प्रोग्राम अच्छा है, ये हमारे यहाँ भी लागू करेंगे हम लोग। तो ये आह्वान किया है संघ ने कुटुंब प्रबोधन का, कि पूरा समाज, सभी लोग अपने अपने स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर अपना जो भी समूह है उसके आधार पर इसका प्रयास करें। सामाजिक समरसता, हमारी हिंदू एकता में आज सबसे बड़ी बाधा जो है वो हमारे जाति और जन्म के आधार पर जो भेदभाव की प्रवृत्ति किसी न किसी स्वरूप में निकल के आती है। इसलिए छोटी सी कोई वो बात हो जाती है तब भी फिर हम लोग, आजकल तो सोशल मीडिया है, भिड़ जाते हैं। तो ऐसी एक भाव एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह का ये आवश्यक है, और इसलिए हर व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर ये प्रयास होने पड़ेंगे। हमारी फ्रेंड लिस्ट में सभी जाति समुदाय के लोग हैं क्या? हमारे निमंत्रण जब हम किसी कार्यक्रम के देते हैं, शादी ब्याह त्योहार, सब लोग हैं क्या? हमारा अपने वर्किंग प्लेस में, हमारे घर में, मित्र परिवारों में सभी से संबंध है क्या? हमारे घर में जुड़े हुए सफाई से लेकर काम करने वाले लोगों से हमारा कैसा व्यवहार है? कभी अपने घर में सम्मान से उनको भोजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं क्या? हम घर में उनके जा सकते हैं क्या सम्मान पूर्वक? तो ये छोटे छोटे प्रयास है, बहुत छोटे से है, क्योंकि ये केवल सरकारों की या पॉलिटिकल पार्टीज की घोषणाओं से नहीं होगा, वो अपनी जगह उसका महत्व है, परंतु सामाजिक परिवर्तन तभी होगा जब हम ये करेंगे। और इसलिए जो लोग इसमें भड़काते हैं वो इसलिए भड़काते क्योंकि लोग भड़कते हैं। तो संघ दूसरे तरीके से काम करना चाहता है कि पूरा समाज अगर इस प्रवृत्ति में ढलेगा तो फिर भड़काने वाली ये काम छोड़ देंगे, वो भी नए तरीके ढूंढते रहेंगे, फिर उसको भी डील करेंगे। वैसे ही पर्यावरण का विषय आजकल बड़ी चर्चा हो रही है सब जगह। पर्यावरण की कार्बन क्रेडिट पॉलिटिक्स आजकल दिल्ली वगैरह में तो बहुत सारा होता है, कौन सा पोल्यूशन, वो एयर पोल्यूशन क्या है, पॉलिटिकल पोल्यूशन कितना है, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। सो इट्स इंटरनेशनल फिनोमेना। लेकिन महत्व का क्या है कि पिछले 300-400 वर्षों में हम लोगों ने पूरी तरह जो मार्केट में आया, जो मार्केट ने टेक्नोलॉजी लाई, उसके आधार पर हम अपना जीवन ही बदलते चले जा रहे हैं। केवल हम नहीं, पूरी दुनिया में हो गया ऐसा। अब भारत के पास तो रोल नहीं था जब इतने 200-300 वर्षों में, लेकिन अब भारत रोल निभाने की स्थिति में आएगा आने वाले समय में। तो ये तो तभी संभव है जब हम अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुसार करेंगे। पानी का उपयोग, बिजली का उपयोग, पेड़ पौधों को कैसे रखते हैं हम लोग, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है उन चीज़ों को कैसे हम छोड़ते हैं, जो अच्छी है उनको कैसे करते हैं। अगर हमारी जीवन शैली अगर उसके अनुसार होगी तो हमारी डिमांड्स भी बदलेगी। आजकल हम लोग जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज करते हैं, बाद में कितना कचरा बनाते हैं, तो मार्केट में आ गया तो पुराना कचरा होता है, नया बनता रहता है। तो हम लोग इस बात को, अब हम सब लोग हैं उसके पार्ट, आप मैं हम सब, क्योंकि हम उस चक्र में हैं। अभी तुरंत निकलने का उपाय नहीं है, हम तुरंत पूरी तरह 100% नहीं निकल सकते, लेकिन धीरे धीरे अगर हम एक भारत के नाते हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी डिमांड्स बदलेगी, उसके कारण टेक्नोलॉजीज नई जन्म लेगी, मार्केट बदलेगा। ये साइकिल आज नहीं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे तो अगले कुछ वर्षों में पूरा साइकिल जो है प्रोडक्शन का, मार्केट का हम चेंज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशंस का। लेकिन ये और कोई नहीं करेगा दुनिया में, भारत को ही करना पड़ेगा। और इसलिए चौथा पॉइंट है स्व का। स्वभाषा, आप दुनिया की कोई भी भाषा ले लो, लेकिन अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकते। अपना हस्ताक्षर कम से कम अपनी भाषा में कर सकते हैं। स्वतंत्र, अपना तंत्र अपना चाहिए, अभी भी वो तंत्र हमारा वही चल रहा है। स्वभूषा, आप दुनिया भर के ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन अपने वेश, अपने के लिए हमारा स्वाभिमान होना चाहिए, उसके प्रति इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। स्वभोजन, आजकल तो हमारा भोजन दुनिया भर में भी पॉपुलर हो रहा है, तो स्व भोजन उसको समझना है, स्व संस्कृति, हमारे स्व के त्योहार, मतलब हमारा स्व का ज्ञान, अपना बहुत सारी बातें हैं स्व के आधार पर। तो वो स्व को समझना और उसके अनुसार हमारी प्रवृत्ति को बनाना बहुत आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में जो उसके प्रति हीन भाव आया है, उससे पूरी तरह मुक्त होने की जरूरत है। और पांचवा जो मुद्दा है वो मुद्दा है हमारे, लेकिन ये स्व के बारे में भी और एक बात बताऊंगा कि ये स्व जो है वो जीवन के हर चीज में व्यक्त होगा। स्वदेशी जिसको हम बोलते हैं संक्षिप्त में, स्वदेशी मतलब केवल वस्तु नहीं है,
पूरी तरह देसी होना, स्व के अनुसार चलना मतलब स्वदेशी है। और पांचवा जो आता है वो नागरिक कर्तव्य बोध होता है। नागरिक कर्तव्य बोध मतलब केवल ट्रैफिक रूल का पालन महत्वपूर्ण है, टैक्स समय पे देना महत्वपूर्ण है, परंतु उतना ही नहीं है। ये क्या है? अगर भारत की भाषा में समझना है तो ये धर्म का पालन करना है। आप शिक्षक है तो आपका वो कर्तव्य है, वो पालन करना मतलब आपका स्वधर्म है, वो उसका पालन करना है, नागरिक कर्तव्य है वो। आप जो जहां जहां है, आप पेरेंट्स है तो आपका वो कर्तव्य है, आप जो भी है वो जो आपका धर्म है कि आप अपनी केवल नहीं तो बाकी लोगों की भी चिंता करें, देश की चिंता करें, समाज की चिंता करें। जैसे होता है कि कोई गड़बड़ हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या लेना देना है, इस प्रवृत्ति से निकलकर मेरा देश है, मेरे लोग हैं, इस प्रवृत्ति तक पहुंचना, यही मुझे लगता है कि नागरिक कर्तव्य बोध है। आजकल राइट्स की बातें तो बहुत चल रही है, बहुत सारे आपके झारखंड में भी बहुत सारे राइट्स के नाम पर बहुत सारे संगठन बने हैं। अब मुझे लगता है समाज में ऐसे एक आंदोलन की जरूरत है जो कर्तव्य बोध के साथ चलेगा। उस दृष्टि से ये पंच परिवर्तन का आह्वान पूरे समाज के सामने संघ ने शताब्दी के निमित्त रखा है। और ये समाज की सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, अलग अलग प्रकार की प्रोफेशनल संस्थाएं, सभी लोग अपने रेसिडेंट एसोसिएशन, कॉलोनी की संस्था, अपने हर स्तर पर किसी भी समूह में, व्यक्तिगत रूप में से लेकर किसी भी समूह में, इसको अगर हम इसमें से जो हम कर सकते हैं वो अगर हमारी एक प्रोग्राम हम बनाए अपना और हम इसको लेकर आगे बढ़े तो देखते देखते जैसे देश तकनीकी में, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, एक समाज के नाते, एक राष्ट्र के नाते भी एक अच्छे समाज के रूप में, एक सात्विक प्रवृत्ति के समाज के रूप में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में पूरा समाज इसमें पहल करे और ऐसी इच्छा शक्ति समाज में जागृत हो और फिर समाज स्वयं इसके लिए पहल करे, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। आज मुझे लगता है कि एक दौर हुआ कि पूरे देश भर में इस बात को लेकर चलने वाली शाखाओं का एक पूरा नेटवर्क देश में बना हुआ है और इसलिए देश के किसी भी कोने में कोई इसके लिए पहल करते हैं तो निश्चित रूप से 100 वर्षों का संघ का अनुभव लेकर स्वयंसेवक उनकी सहायता में हर जगह उपलब्ध है। तो आज इस परिस्थिति में हम आगे बढ़े, बताने के लिए बहुत सारे विषय हैं, परंतु मैंने संक्षिप्त में कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं चाहूंगा कि आप 2 बातें हैं, आपको कुछ संघ के बारे में पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं।